हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर स्मूथनिंग कैसे किया जाता है। हर एक स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और छोटे छोटे टिप्स भी रहेगा। सो प्लीज़ एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। स्ट्रेटनिंग करने से पहले या स्मूथनिंग करने से पहले अच्छे से हेयर वॉश करना चाहिए। बेबी प्यूरीफाई शैम्पू से आप वॉश करो और अच्छा से वॉश करो, चाहे तो 2 बार या 3 बार भी आप वॉश कर सकते हो, लेकिन हेयर पे थोड़ा सा भी ऑयल नहीं रहना चाहिए। अगर हेयर पे ऑयल रहेगा तो हम लोगों का जो क्रीम फास्ट टिप जो रहता है, जो स्ट्रेटनिंग क्रीम रहता है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप करते हैं हेयर वॉश। ये स्टेप को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज हेयर वॉश अच्छा से नहीं होगा तो आगे जो स्टेप रहेगा वो भी अच्छा से नहीं हो पाएगा। हेयर वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर को कोई भी प्यूरीफाई शैम्पू से आप वॉश कीजिए। प्यूरीफाई शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्यूरीफाई शैम्पू क्या करता है, हमारा स्कैल्प को डीप क्लीन करता है। और हमारा स्कैल्प अगर क्लीन नहीं रहेगा तो हमारा जो पहला क्रीम रहता है, जो फर्स्ट क्रीम रहता है, वो क्या है ना, अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। और अगर आपका फर्स्ट क्रीम स्ट्रेटनिंग क्रीम जो रहता है वो अगर सही से एप्लीकेशन नहीं होगा, सही से काम नहीं करेगा, तो क्या है ना, हमारा स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हेयर को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। हेयर क्लीन करने के बाद हेयर को अच्छे से टॉवल ड्राई करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है स्ट्रेट ब्लो ड्राई। हम लोगों को हेयर को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना पड़ेगा। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद क्या है ना, 4 बेसिक सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। हेयर को 4 बेसिक सेक्शन में डिवाइड कीजिए एंड देन हेयर को अच्छे से टैंगल फ्री कीजिए। नेक्स्ट हर एक सेक्शन को आप टैंगल फ्री करो, क्योंकि टैंगल फ्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर टैंगल फ्री नहीं रहेगा तो आप जब एप्लीकेशन करोगे, फर्स्ट क्रीम जो जब लगाओगे, तब आपका दिक्कत आ सकता है। सो सारे सेक्शन को टैंगल फ्री कीजिए। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम जो रहता है वो अगर आपके हाथ पे रहेगा या हाथ पे लगेगा तो हाथ जल सकता है। ये क्या है ना, इसमें केमिकल रहता है तो आपका हाथ जल सकते हैं, इसलिए ग्लव्स हमेशा पहन के ही काम करो। नेक्स्ट करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटनिंग क्रीम बिल्कुल स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। हमेशा रूट को छोड़ के एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रेटनिंग क्रीम रूट पे जाएगा तो आपका रूट जल सकता है और क्लाइंट को बाद में हेयर फॉल प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए स्कैल्प को छोड़ के क्रीम लगाने की कोशिश कीजिए। एंड नेक्स्ट आते क्रीम को कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। क्रीम को हमेशा छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन पे ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि जितना छोटा या जितना पतला सेक्शन में आप काम करोगे, काम उतना ही नीट एंड क्लीन होगा। और ये जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेटनिंग पे। अगर आप छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन में काम करोगे तो क्या है ना, आपका एप्लीकेशन बहुत जल्दी होगा और बहुत अच्छा से होगा। और अगर आप मोटे मोटे सेक्शन पे या कि मतलब थिक सेक्शन पे काम करोगे तो क्या है ना, आपके बीच में जो हेयर रहेगा ना, उसमें क्रीम सही से अप्लाई नहीं हो पाएगा। और अगर सही से क्रीम अप्लाई नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन भी नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन सही से नहीं होगा तो आपका स्ट्रेटनिंग भी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम हमारा हेयर का क्या करता है ना, हमारा जो हेयर रहता है वो हेयर की बोन्स को ब्रेक करता है। अगर हेयर के बोन ब्रेक नहीं होगा तो उसमें रीशेप नहीं दे पाओगे, और अगर बोन्स ब्रेक नहीं होगा तो आपका स्ट्रेटनिंग सही से नहीं होगा। सो प्लीज़ ये काम बहुत ही केयरफुली कीजिए। हर एक सेक्शन को अच्छा से इमल्सिफाई कीजिए। इमल्सिफाई अच्छा से होगा तो आपका स्ट्रेटनिंग भी अच्छा से हो पाएगा। इसलिए इमल्सिफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटनिंग में। सो प्लीज़ इमल्सिफाई बहुत अच्छे से कीजिए। और एक बात हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इस स्टेप पे अगर क्लाइंट हिलेगा तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। ये क्या है ना, हमारा हेयर का जो बोन्स है वो ब्रेक करने वाला है ये क्रीम। इसलिए अगर ये क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद क्लाइंट थोड़ा हिलेगा तो इसमें दिक्कत नहीं आएगा। सो आप टेंशन फ्री रहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को एक टिप शेयर करूँगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग टीम वर्क नहीं कर पाते, अकेले काम करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा एक सेक्शन तो बहुत पहले एप्लीकेशन कर लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में एप्लीकेशन करने में लेट होता है। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो 20 मिनट्स के बाद या 30 मिनट्स के बाद आप चेक कीजिए कि आपका एप्लीकेशन हुआ या नहीं। अगर आप चेक करके देखा कि आपका एप्लीकेशन हो गया तो उसमें क्या है ना, वाटर स्प्रे करके रखो। उसमें क्या है, उसमें वो
वो एप्लीकेशन उधर ही स्टॉप हो जाएगा, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ओवर प्रोसेस नहीं होगा। और अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो या टीम वर्क कर रहे हो तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे बाल एक साथ चेक करो एंड देन वॉश करो। अब आते हैं हेयर वॉश कैसे करेंगे। हेयर वॉश करते टाइम आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, वो है शैम्पू स्टेशन पे थोड़ा सा पानी लेके हर एक सेक्शन को अच्छे से इमल्सिफाई करना पड़ेगा। उसमें क्या है ना, अगर आपके कहीं पे भी अगर कोई भी हेयर पे अगर आपका एप्लीकेशन नहीं होगा या एप्लीकेशन करने के लिए या प्रोसेसिंग होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो क्या है ना, आप अगर अच्छे से इमल्सिफाई करोगे तो उसमें वो एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन करते टाइम शैम्पू स्टेशन पे ही थोड़ा इमल्सिफाई कर लीजिए। रिंस आउट करने के बाद इधर यूज़ करना पड़ेगा हेयर मास्क या कोई भी डीप कंडीशनर। मैं इधर केराटिन मास्क यूज़ किया। मास्क क्यों लगाते हैं? मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो क्रीम है, पहला जो क्रीम था वो क्या है ना, हमारा हेयर को या हेयर का जो बोन्स है उसको ब्रेक किया। तो अभी हेयर बहुत ही वीक है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए इधर मास्क यूज़ किया। अगर आपके हेयर में कोई भी केमिकल ट्रीट नहीं हुआ या आपका हेयर ड्राई डैमेज नहीं है तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। मैंने इधर मास्क यूज़ किया क्योंकि उनका हेयर थोड़ा ड्राई है, इसलिए मैंने इधर मास्क अप्लाई किया। नेक्स्ट करते हैं ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करना ज़रूरी है क्योंकि आपका आयरनिंग करने से पहले हेयर को 100% ड्राई करना पड़ेगा। क्या है ना, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करो पैडल ब्रश से या कोई भी ब्रश की मदद से आप ब्लो ड्राई कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीट है या थोड़े दिन पहले अगर उन्होंने कोई भी स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग किया है, तो क्या है ना, उनके हेयर पे हीट नहीं देके कोल्ड जो ब्लो होता है ना हमारा ड्रायर में, उसमें आप ड्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आयरनिंग। आयरनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेटनिंग में या स्मूथनिंग में, क्योंकि आयरनिंग अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपके हेयर में वेव रह सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि हमारा स्ट्रेटनर कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा स्ट्रेटनर नहीं है तो आप स्मूथनिंग में सही रिज़ल्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए आपके पास जो स्ट्रेटनर है ना, आप चेक कीजिए कि वो सेरामिक प्लेट वाला है या नहीं। मैंने इधर एच एन का डायमंड वाला सेरामिक प्लेट यूज़ किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आइकॉनिक का भी यूज़ कर सकते हो। आइकॉनिक का भी बहुत सारा बहुत ही अच्छा अच्छा स्ट्रेटनर है, आप कोई से भी ले सकते हो। और आयरनिंग अच्छा करने के लिए आपको क्या है ना, छोटी छोटी बहुत ही पतली पतली सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो कि आयरनिंग करते टाइम कि आप इतने पतले सेक्शन पे काम करो कि आयरनिंग की जो हीट है ना वो इवनली सारे हेयर पे स्प्रेड हो जाए। उसमें क्या है ना, आपका आयरनिंग अगर स्मूथली होगा, सही से होगा, तो आपका जो स्मूथनिंग की रिज़ल्ट है ना वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। बहुत अगर आप आयरनिंग सही से करोगे तो आपका स्मूथनिंग की रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। हे गाइस, कोशिश कीजिए कि आयरनिंग करते टाइम हमेशा सेरामिक प्लेट का ही आयरनिंग यूज़ कीजिए। अगर आप सेरामिक प्लेट वाला स्ट्रेटनर यूज़ करोगे तो क्या है ना, आपका आयरनिंग बहुत अच्छे से होगा। और अगर आपका आयरनिंग बहुत अच्छे से होगा तो उसमें हेयर पे शाइन भी बहुत ज़्यादा आएगा, और शाइन अच्छा आएगा तो आपका क्लाइंट भी बहुत खुश होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आयरनिंग कैसे करते हैं। आयरनिंग करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिए कि रूट का जो हेयर होता है ना, रूट एरिया पे जब हम काम करेंगे तब वो जगह क्या है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड स्ट्रांग होता है। इसलिए रूट एरिया पे हमेशा 8 से 10 बार प्रेसिंग कीजिए। रूट एरिया पे अगर 8 से 10 बार प्रेसिंग करेंगे ना तो आपका जितना भी बेबी हेयर्स है वो स्मूथली स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से आयरनिंग करोगे तो आपका स्ट्रेटनिंग का रिज़ल्ट 100% अच्छा आएगा ही आएगा। सो गाइस, आयरन बहुत ही ध्यान से कीजिए एंड बहुत ही केयरफुली कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हेयर स्ट्रेटनर पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा थिक है या बहुत ज़्यादा कर्ली है तो आप उसका टेम्परेचर 230 डिग्री पे रख सकते हो। क्लाइंट की हेयर बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा थिन हेयर है, तो क्या ना, हेयर की टेम्परेचर को थोड़ा कम कीजिए। 180 डिग्री या 200 डिग्री पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट की हेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटनर की टेम्परेचर क्या रखोगे।
और ये अगर ध्यान रखोगे तो आपको क्या है ना, बाद में फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी अभी हेयर में स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई किया है, और स्ट्रेटनिंग क्रीम क्या है ना, हमारा हेयर की बॉन्स को तोड़ दिया। तो अभी क्या है ना, हम लोग हेयर पे रीसेप दे रही हूँ। अगर आप रीसेप देते टाइम अगर आयरनिंग सही से नहीं होगा, प्रेसिंग सही से नहीं होगा, तो क्या है ना, आपके हेयर में वेव आएगा। तो इसलिए सारे हेयर पे अच्छा से शेप देना ज़रूरी है, और ये करते टाइम बहुत ही अच्छे से ध्यान से कीजिए, ताकि आपका हेयर में बहुत अच्छे से प्रेसिंग हो जाए। बहुत ही पोकर स्ट्रेटनिंग करना है आपको, क्योंकि अगर स्ट्रेटनिंग सही से नहीं होगा तो ये बाद में न्यूट्रिलाइज़र अप्लाई करने के बाद भी आपका रिज़ल्ट ख़राब आ सकता है। बहुत ही अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर फ्रंट एरिया में थोड़ा सा भी वो रहता है ना, वेव रहता है ना, तो लुक अच्छे से नहीं आता है। इसलिए फ्रंट एरिया को बहुत अच्छे से प्रेसिंग कीजिए, क्योंकि फ्रंट एरिया से ही फ्रंट की लुक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्लाइंट की लुक कितना अच्छा लगेगा। इसलिए फ्रंट एरिया को बहुत ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट करते हैं न्यूट्रिलाइज़र। हमारा आयरनिंग हो गया। आयरनिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए हेयर को छोड़ देना, क्योंकि हेयर पे हीट रहता है। नेक्स्ट करते हैं न्यूट्रिलाइज़र। न्यूट्रिलाइज़र लगाते टाइम ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आप चाहो तो ग्लव्स पहन सकते हो। और न्यूट्रिलाइज़र क्रीम अगर स्कैल्प पे जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए स्कैल्प पे थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, न्यूट्रिलाइज़र को मोटे मोटे सेक्शन पे भी आप लगा सकते हो। न्यूट्रिलाइज़र की काम क्या है, न्यूट्रिलाइज़र हेयर पे क्या काम करते हैं। हमारा स्ट्रेटनिंग क्रीम हेयर बॉन्स को ब्रेक किया। नेक्स्ट हम लोगों ने आयरनिंग किया था। आयरनिंग क्या है ना, हमारे हेयर को रीसेप किया है। आप क्या है ना, वो जो शेप हम लोगों ने दिया है उसको फिक्स्ड करते हैं न्यूट्रिलाइज़र। 15 मिनट रख सकते हो। कोई कोई न्यूट्रिलाइज़र 10 मिनट में भी कंप्लीट कर देते हैं अपना काम। तो आप 10 से 15 मिनट तक न्यूट्रिलाइज़र को छोड़ सकते हो। देन करना पड़ेगा वॉश, और बहुत ही अच्छे से वॉश करो, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर क्रीम रहेगा, थोड़ा सा भी पार्टिकल्स रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से रिंस आउट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टॉवल ड्राई। हेयर को अच्छे से वॉश करो एंड नेक्स्ट टॉवल ड्राई करो। अभी क्या है ना, हेयर बहुत ही वीक है, इसलिए कोशिश कीजिए कि कूल ड्राई से ही ड्राई करने के लिए, मतलब जो कोल्ड वाला ब्लो होता है ना उसमें ही ड्राई कीजिए। मैं हमेशा कोल्ड ब्लो से ड्राई करती हूँ, आप भी करके देखिए। और हेयर को 100% ड्राई करने के पहले सीरम यूज़ कीजिए। मैंने इधर सीरम यूज़ किया था, लेकिन मैंने क्लिक करना भूल गए थे। सो गाइस, रिज़ल्ट तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। प्लीज़ बताना कि रिज़ल्ट कैसा लगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।